रिसर्च। कल हम देख रहे थे कि कल हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि पॉजिटिविज्म क्या होती है और पॉजिटिविज्म के जनक कौन थे। अगर एग्ज़ाम में इनके नाम आते हैं तो आप बोलोगे ऑगस्ट काम्टे इन्होंने रखे थे आपका प्रत्यक्षवाद, यानी कि पॉजिटिविज्म का जो है, पॉजिटिविज्म को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद। जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं उसी के आधार पर हम प्रमाण को लेकर के हम उसको प्रमाणित मानते हैं। इसे कहा गया आपका प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म कहा गया। इसके जन्मदाता कौन थे? आप नाम याद रखोगे, ऑगस्ट काम्टे। अब इसके बाद ये बातें आई, उसके बाद जब ये लगातार चलता गया, क्योंकि पहले क्या हो रहा हुआ, तो इसके इस सिद्धांत के पहले जो मानते थे कि ये एक ईश्वरीय शक्ति से सब कुछ हो रही है और उसी के आधार पे हम इसको नॉलेज को आगे आगे करते थे। लेकिन जो प्रत्यक्षवाद आई, जब पॉजिटिविज्म आया, इनका कहना यह था कि हम इसके लॉजिक को, क्यों हो रहा है, इसके कारण को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम इसको व्याख्या कर सकते हैं। जैसे पानी जब आसमान से गिरती है, यानी जो बारिश होती है, तो बारिश का कारण क्या है, हम ये कह सकते हैं कि बादल जब आपस में कोलिशन करते हैं, उनका जो पूरा मैकेनिज्म बता दिया कि ऐसे ऐसे होती है, इसलिए पानी हमें बारिश के रूप में मिलती है। या जो भी बाकी जो चीज़ें हैं उसको एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से व्याख्या करके बताते हैं कि बीमारी क्यों होती है या बीमारी का कारण क्या होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन जब आगे और जब चीज़ें आई तो ये पता चला कि हर चीज़ को हम इस तरह से व्याख्या नहीं कर सकते। यूनिवर्स की उत्पत्ति से लेकर के और भी बहुत सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आई, ऐसे चैलेंजिंग चीज़ें आई जिसको हम हमारे अभी तक का जो नॉलेज है हम उसके द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। तो फिर एक बात आई कि पोस्ट पॉजिटिविज्म आई, जिसमें फिर से इस बात को माना गया जो एक्ट ऑफ गॉड होती है और इसके कुछ चीज़ों को माना गया। इसके पहले कि हम इसमें विस्तार से जाएं, कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक बात आती है आपका सत्ता मीमांसा, इसको कहते हैं ऑन्टोलॉजी, क्योंकि ये टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। ऑन्टोलॉजी, सत्ता मीमांसा कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑन्टोलॉजी। इसको बोलते हैं सत्ता। अगर हिंदी में अगर पेपर देते हो आप, या हिंदी में अगर पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखना, इसे कहते हैं सत्ता मीमांसा। जितना अच्छा आपको टर्म का मीनिंग याद रहेगा, आप क्वेश्चन को उतने अच्छे समझ पाओगे। ये क्या होती है सत्ता मीमांसा यानी ऑन्टोलॉजी जो होती है, प्रत्यक्षवाद से संबंधित दूसरे कुछ पहलू जो होती है, इसके अंतर्गत ये आता है कि ऑन्टोलॉजी मतलब इसका सत्ता मीमांसा बने, ये एक सामाजिक जो हमारे सोशल जो आपका जो रियलिटी होती है, सामाजिक जो वास्तविकता की होती है, उसकी एक प्रकृति होती है। जैसे बाहर के स्वतंत्र और एक जो आपका जो सार्वभौमिक जो सच्ची जो वास्तविकता है, उसको हम कहते हैं ये आपका वस्तुएं, और उसका आधार पे ये उसके बेसिस पे होता है। वस्तु मतलब ये पार्टिकल होती है, कण से बने होते हैं सारा चीज़ें। तो बोलते हैं सब कुछ के आपका ये कणमय होते हैं, यानी कि वो वस्तुएं होते हैं और वे एक विशेष प्रकार से ये आदेशित भी होते हैं। तो ये जब भी अब आएगा इसे बोलोगे सत्ता मीमांसा यानी ऑन्टोलॉजी। फिर एक वर्ड आएगा आपका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होती है, ज्ञान मीमांसा। जब भी इस वर्ड को आएगा, इसका तो दोनों ही याद रखेंगे, क्योंकि दोनों ही आपका जो है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इंग्लिश में कहते हैं इसको, कभी कभी हिंदी में आप अगर समझ नहीं पाते क्वेश्चंस को तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ आ जाती है। नॉर्मली रिसर्च के क्वेश्चंस जो होती है वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे समझ आती है, क्योंकि कई टर्म्स हिंदी में ऐसे होते हैं जो शायद आपको उस समय कंफर्टेबल ना हो पेपर में जब क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये होती है आपका एपिस्टेमोलॉजी, ये होती है ज्ञान मीमांसा। हिंदी में कहते हैं इसको ज्ञान के द्वारा जब हम मीमांसा करते हैं, किसी समस्या को जब हम सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आपका ज्ञान मीमांसा कहते हैं इसको। तो ख्याल रखेंगे।
एपिस्टेमोलॉजी का होती है आपका ज्ञान मीमांसा। ज्ञान के द्वारा जब हम किसी समस्या को हल करते हैं, दर्शन भी आपको इस तरह से आपको मिलेंगे कुछ दर्शन जिसमें आपको ज्ञान के बारे में बात की जाती है। तो जहाँ पे आपको ज्ञान मीमांसा आएगी या आपके मतलब एपिस्टेमोलॉजी जब आएगी, ये क्या होती है, ये नॉलेज गेन करने का एक पर्टिकुलर आपका क्या प्रोसेस होती है, या आप कह सकते हो कि ज्ञान प्राप्ति करने का एक पद्धति होती है, या एक आपका मेथड होती है, या एक ढंग होता है। ये एक आपका साइंटिफिक मेथड होती है, मतलब वैज्ञानिक पद्धति होती है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हम एक एवरेज लेवल तक यानी औसत स्तर तक उसके जो डेटा होता है, उसके जो तथ्य होते हैं, उनके जो आपका कंटेंट होते हैं, उनको हम उसको एनालिसिस करते हैं और उसको एक लॉ की तरह उसको हम एक सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण का मतलब होती है जो हर जगह पे एक्सेप्टेबल होती है, एक रूल की तरह, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह एक्सेप्टेबल है। इस तरह से क्या करते हैं, इसको जनरलाइजेशन करते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं सामान्यीकरण। अगर एग्जाम में अगर सामान्यीकरण शब्द आता है तो आप इसका मतलब समझना, इसका अर्थ होती है जनरलाइजेशन करना, यानी कि ऐसे ज्ञान जहाँ जो ज्ञान हर जगह हर काल में हर स्थिति में मान्य होगा, एक्सेप्टेबल होगा। जैसे मान लो कि अगर हम कहते हैं कि H2 और 2H2 और O2 मिला के पानी बनता है, H2O बनता है, तो ये हर जगह मान्य होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा ही बनेगा, और ये हर जगह मान्य होगा। इसे कहते हैं लोग सामान्यीकरण, यानी कि सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन कहते हैं इसको, कि हर जगह ये एक्सेप्टेबल है। तो हम देखते हैं कि ये इसमें क्या होती है, आपका एक साइंटिफिक मेथड होती है जिसको आप एनालिसिस कर सकते हो, जिसका आप अवलोकन कर सकते हो। एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए होता है, जिसमें हम एक एवरेज हम कंटेंट को डेवलप करते हैं और उसको हम जनरलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम उनके जो न्यूमेरिक डेटा होती है उस पर हम अध्ययन करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं और उस समस्या का हम रीज़न ढूंढते हैं। रीज़न ढूंढने के बाद उसका हम एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उसको हम एक लॉ के रूप में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे छोटे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, तो क्या हुआ, छोटे बच्चे का ऐसा एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको लगता है कि स्कूल जाना मतलब एक बहुत बड़ी सजा, जैसे उनको कोई पनिशमेंट मिल रही है। तो नई शिक्षा पद्धति में इस बात को बहुत ज़्यादा समझा गया, जोर दिया गया, और ये बात को समझा गया इसके ऊपर जब हमारे पास जब इसका एनालिसिस का जो सब कुछ कंटेंट आया, इसमें ये देखा कि बहुत लाखों की संख्या में लोगों से इसके आपका फीडबैक लिया गया, सलाह किया गया, विचार विमर्श किया गया। उसके बाद एक आपका रूल को डेवलप किया गया। यहाँ इस चीज़ को देखा गया कि नॉलेज ये एक साइंटिफिक मेथड से एक नॉलेज पाया गया कि वो बच्चे क्यों डरते हैं, छोटे बच्चे। तो ये जानने की कोशिश किया गया कि बच्चे चाहते क्या हैं। तो स्कूल अगर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, वो जैसे मिट्टी में बैठ गए या अपने साथियों से खेलने लग गए। उनको खेलना बहुत पसंद है, या उनको जिस तरह से चीज़ें को पसंद होते हैं जो स्कूल ना जा कर के जो कोई चीज़ करना चाहते हैं। इसलिए नई शिक्षा पद्धति में बताया गया कि छोटे बच्चे को जो आपका जो एकदम स्टार्टिंग लेवल जो होती है, जिसको हम UKG LKG कहते हैं, एकदम शुरू आपका प्ले स्कूल जिसे कहते हैं, उस लेवल पे कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। जस्ट खाली एक खेल में जो चीज़ वो बाहर खेलना चाहते हैं वही आपको स्कूल में भी मिलेंगे, वही खेल मिलेगा उसको। तो क्या हुआ, क्या देखा गया इसमें कि एक उसके समस्या को समाधान करने के लिए एक ज्ञान प्राप्त किया गया कि बच्चे क्यों नहीं चाहते हैं स्कूल जाना। छोटे बच्चे जो 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं, 4-5 साल के बच्चे, वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो उसको बहुत वैज्ञानिक ढंग से साइकोलॉजिकल दृष्टि से उसका अध्ययन किया गया। उसके बाद उसके एनालिसिस किया गया कि 10 में से ज़्यादातर बच्चे 8 बच्चे क्या चाहते हैं। तो ये पाया गया कि वो खेलना चाहते हैं, उनको मतलब मन की जो चीज़ें होती है वो चीज़ जो घर पे होती है वो चीज़ चाहते हैं। उसके बाद क्या किया गया, उसको
एक एवरेज निकाला गया, फैक्ट निकाला गया कि कुछ ही बच्चे चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं। तो पता चला कि मैक्सिमम बच्चे का जो है बचपन का ये नेचर होता है, वो यही चाहते हैं। और ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ हद तक जो है बच्चों के साथ साथ बड़े में भी मिलती है। किसी वजह से अगर कभी स्कूल की छुट्टी हो जाए तो भले ही आप MA क्लास में पढ़ रहे हो, MSc में पढ़ रहे हो या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आप क्लास चल रही है और अचानक अगर ऐसा पता चलता है कि नहीं किसी वजह से छुट्टी हो गया, तो एक खुशी की लहर दौड़ तो जाती है, भले ही आपका एज कितना भी हो। तो वो जो बड़े में भी होता है तो बच्चे में सोचो कितना ज़्यादा दौड़ता है। तो इसलिए जो है एकदम छोटे जितने बचपन में जाते हो उसमें उतने खेलने की भावना ज़्यादा होती है, ये पाया गया है। इसके बाद क्या किया, इसको एक सामान्यीकरण किया गया कि नहीं छोटे बच्चे का जो है उनको खेल खेल में ही सिखाना ज़्यादा बेहतर है। क्या किया गया इसके, ये एक आपका जनरेशन किया गया कि हर जगह के मैक्सिमम बच्चे जो है उनको खेल खेल में ही सारी चीज़ों को करना ज़्यादा अच्छे है, ज़्यादा उनको अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो टीचर है उनको भी क्या किया गया, उनको भी ट्रेन किया गया। उनको लगेगा ही नहीं बच्चों को कि स्कूल में जा कर के किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो उनको लगेगा कि एकदम जैसे घर जैसे पूरा। और वैसे भी बच्चे इतने ज़्यादा भावुक होते हैं, वो अपने टीचर के बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, बड़े भी देते हैं लेकिन छोटे बच्चे को ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं अपने जो टीचर की बातों को। तो क्या करते हैं, टीचर्स को भी ऐसे ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो बच्चे को खेल खेल में वो सब चीज़ों को एक बार बस खेलने की तरह ही सब कुछ रखे, एकदम जितने उनका एग्ज़ाम ही नहीं होगा। छोटे बच्चों का अब तक एग्ज़ाम का मतलब जो आपका 1 क्लास 2 क्लास में जो हम लोग जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो एग्ज़ाम अभी हटा दिया गया है। कैसे हटाया गया है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान करके उसको एक सामान्यीकरण करके उनके रीज़न को पाया गया, उनके साइकोलॉजी को स्टडी किया गया, साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रीज़न देखा गया, उसके बाद उनके एक सामान्यीकरण करके उसका योगदान करके उसको लॉ के रूप में डेवलप किया गया। तो ये क्या हुआ, आपका ज्ञान के द्वारा हमने समस्या को हमने समाधान किया। तो क्या होगा, ये आपका ज्ञान मीमांसा होगा। टर्म्स को मैं बहुत डिटेल में हम समझा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपको किस तरह के मिलेंगे, आपको समस्या क्या आती है, एक आपका सिनेरियो दे दी जाएगी और पूछा जाएगा बताइए इसमें कौन सा किस टाइप का रिसर्च आप करोगे। तो जितनी ज़्यादा डिटेल में आप समस्या को समझोगे उतनी ही अच्छे से आप बता पाओगे, क्योंकि कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, उनके जो आपको मेथड होते हैं, उनके जो नाम होंगे, ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे। इसलिए आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको जानना है। इसलिए हमने देखा पहले ऑन्टोलॉजी क्या होती है, फिर आपका हमने देखा कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, यानी ज्ञान मीमांसा। दोनों से याद रखेंगे। एपिस्टेमोलॉजी में मतलब क्या होती है, आपका ज्ञान मीमांसा। उसके बाद आते हैं आपका मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। दोनों याद रखेंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी। इसका हिंदी होता है मूल्य मीमांसा। मूल्य के आधार पे जब हम किसी चीज़ का हम मीमांसा करते हैं, मूल्य मतलब कि यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ जो होती है, ये क्या करता है, जो हमारे जो मोरल वैल्यूज़ को, इसको नैतिकता कहते हैं, और उसके जो मूल्य प्रणाली से जो संबंधित होती है, ये शोधकर्ता के जो इसमें मूल्य मीमांसा में ये भी होती है कि जो हमारे जीवन में या बाकी जो सामाजिक समस्याएं आती है या जो पूरे धरती में पूरे पृथ्वी में जो समस्याएं आती है, उसके एक बहुत बड़ी कारण होती है कि कहीं ना कहीं पे मोरल वैल्यूज़ का क्या होती है, वायलेशन हो रही है, यम नियम टूट रही है। जिस लेवल पे यम नियम टूटेगा उस लेवल पर समस्याएं पैदा हो गई। तो ये से कहते हैं हम लोग, इसका नाम होता है आपका एक्सियोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, मूल्य को, वैल्यूज़ को हम देखते हैं। आज ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जब हमारे वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ टूटते हैं, वायलेशन होता है, उससे हमारे अंदर एंग्जाइटी या स्ट्रेस पैदा होता है, बाद में वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। एक लॉन्ग टाइम लोगे, लॉन्ग टाइम में अगर कुछ साल का अगर टाइम लोगे तो वो डिप्रेशन एक की बीमारी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉडी के जो हार्मोनल बैलेंस को खराब आपका बैलेंस को बिगाड़ देता है वो। उससे उसके बाद एक आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे तो कई तरह की बीमारी अपने आप होगी। ये आपको स्ट्रेस पैदा करता है, चिंता पैदा करता है,
और चिंता मैक्सिमम बीमारियों का मूल कारण है। जब ये एक लंबे समय तक रहेगा तो ये कई तरह के क्रॉनिक डिजीज़ को जन्म देता है। और जितने ज़्यादा ये वैल्यूज़ बिगड़ती है उतनी ज़्यादा रूट कॉज जो होती है वैल्यूज़ होती है। वैल्यूज़ मतलब क्या, आपका मोरल वैल्यूज़ होती है। इसके संबंधित जब हम शोध करते हैं, देखो जैसे आप मान लो कि बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, अगर उस कंपनी में जो आपका पार्टनर्स है अगर उनके बीच में अगर मोरल वैल्यूज़ नहीं होंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। जब टूटेगा तो क्या होता है, टूट जाती है, तो क्या होती है, सारा चीज़ें बिखर जाती है। ऐसे फैमिली में, ऐसे दोस्तों में, ऐसे कई कई देशों के बीच में आप देखो, हिटलर को स्टडी करो या बाकी सब कुछ स्टडी करो, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने ही द्वारा, कुछ देशों के द्वारा किए गए जो आपका एग्रीमेंट है, जो वादा है, उसको नहीं निभाए। अगर नहीं निभाए तो क्या हुआ, बाद में पतन की तरफ। कई लोग आपका विश्व में इतने सारे हमने युद्ध के देखा, हमने विश्व युद्ध भी हमने कई बार देखा हमने, और बाकी कई चीज़ें हम सामना करते हैं सब चीज़ों पे। तो इसका ये आपका जो एक्सियोलॉजी है, मूल्य मीमांसा होती है, ये स्टडी करता है। एक मान लो रिसर्चर है, अगर वो अपने खुद शोध ना करके अगर किसी और का डेटा लेकर के अगर वो डाल देता है और बोलता है कि मैंने किया है, तो क्या हुआ, ये उसका मोरल वैल्यूज़ के साथ क्या हुआ, वो खिलवाड़ हो गया, नहीं हुआ उसका। ऐसे कई ऐसे शोध सामने आए हैं कि कोई और किया, नाम किसी और का हो गया, क्योंकि उन्होंने उसके चीज़ों को कॉपी कर लिए थे। तो ये नहीं होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि बिना रिसर्च किए ही हमारे मन में जो आया, हमें मान लो कि सैंपल लेना था, सपोज करो कि 50 लोगों का सैंपल लिया गया, 30 लोगों का, और 20 लोगों का अपनी मन से कुछ भी मतलब डाल दिया गया जो उनका मन में आया। उससे क्या होता है, उससे जो होती है समाज में बहुत तरह के आपका समस्या जाती है, क्योंकि उस रिसर्च के वैल्यूज़ को, जो डिटेल को जो लोग ट्रू मानेंगे, सही मानेंगे, उनको अगर वो सही नहीं है तो उनको मिसगाइड अपने खुद करेंगे, मिसगाइड के साथ साथ समाज को करेंगे और बहुत सी चीज़ें करेंगे। आप बताओ कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई क्रीम से आप गोरा बन सकते हो, सच में गोरा बन सकते हो? गोरा बनने, काला बनने, इसका कंसेप्ट आपका जो स्किन के जो आपका मेलानिन वगैरह होती है, इससे नियम होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको फेयर एक लुक दे दे, लेकिन क्या कोई गोरा बना सकता है अंदर से? नहीं। लेकिन तब भी अगर कोई दावा करता है तो ये क्या हुआ, आपका ये आपका जो नैतिकता सही नहीं हुआ। उसी तरह से आपका क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि सबकी हाइट बढ़ जाए? ऐसा हाइट बढ़ने का खाली एक होता है कि अगर संतुलन भोजन लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो आपको हाइट बढ़ने में बैलेंस डाइट क्या करता है, हेल्प करता है, इतना है। लेकिन बाकी हाइट बढ़ने का जो है वो एक तो जेनेटिक भी होता है, दूसरा आपका वर्कआउट के साथ भी होता है, हार्मोनल होता है, हार्मोन्स का सही आपका संतुलन होना भी होता है, ग्रोथ हार्मोन वगैरह इन सब पे होते हैं। लेकिन बैलेंस डाइट क्या करता है, हेल्प करता है। तो बैलेंस डाइट आप जितना नेचर से लोगे वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि किसी प्रोडक्ट से होगा। तो अगर ऐसा नहीं है फिर भी अगर बोलते हैं तो क्या हुआ, ये मूल्य मीमांसा में क्या हुआ, आपका सही नहीं हुआ। ये अगर कोई शोध के नाम लेते हैं तो वो शोध भी सही नहीं हुआ, अगर वो गलत तरह से बोलते हैं। अगर सही बोलते तो ठीक है, अगर नहीं बोलते तो फिर क्या होगा, वो इसका अंतर्गत आता है कि हमें शोध पद्धति में मूल्य मीमांसा का बहुत, आपका नैतिकता का बहुत ध्यान रखी जाती है। क्योंकि शोधकर्ता को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, एकदम तटस्थ होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, चाहे परिणाम उसके सोच के उल्टा आए तो भी एक्सेप्ट करना है, उसके सोच के अकॉर्डिंग आए तो भी एक्सेप्ट करना है। मतलब जो है, अगर उनको लगता है कि जैसे हम बोल रहे थे कि नीति से क्या पाचन तंत्र सही होता है, अगर पाचन तंत्र सही नहीं होता है और किसी को से पहले लगता था कि हाँ होता है, होगा शायद, लेकिन अगर परिणाम निकलते कि नहीं होता है तो उनको यही लिखना है कि नहीं होता है। लेकिन अगर अपने खुद के एक पहले का जो एक धारणा है, उस धारणा से प्रेरित होकर के, इसे कहते हैं पूर्वाग्रह कहते हैं, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के अगर कोई अपने मन का कुछ लिख देता है तो वो गलत हुआ, क्योंकि उसको बहुत लोग फॉलो करके उसको गलत दिशा में चले जाएंगे।
ये होती है आपका एक्सियोलॉजी होती है। फिर आपका होती है रिसर्च मेथडोलॉजी, आपका टर्म आएंगे बार बार। मेथडोलॉजी, इसको हिंदी में बोलेंगे कार्य प्रणाली या शोध पद्धति, शोध पद्धति। ये आपका जब हम ऐसा आप कह सकते हैं कि हम सबसे पहले जब एक शोध की तरफ जाते हैं तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक क्वेश्चन होता है कि किसके आधार पे आप किस पे आपको शोध करनी है, किस पे हमें शोध करनी है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रतिमान है जो हमें कुछ प्रश्न पूछने और उसके एक सिस्टमेटिक जांच के लिए एक सही दृष्टिकोण का उपयोग करने की तरफ हमें ले जाता है कि हमें इसका अध्ययन हमें कैसे करना चाहिए। विशेष रूप से आपका जो प्रत्यक्षवाद होती है ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर मान लो जो हमने तीनों देखा, हमने अनुसंधान क्या होता है, जो हमने तीनों पढ़ा, हमने ज्ञान मीमांसा, सत्ता मीमांसा और मूल्य मीमांसा, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एक्सियोलॉजी, इन तीनों को मिला के जो एक कॉमन पार्ट आता है वो आपको होती है अनुसंधान का आपका, या कह सकते हो कि शोध पद्धति या रिसर्च मैथडोलॉजी। अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा कि ये तीनों ही चीज़ें उसमें शामिल रहती है। जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐसे डायग्राम से हम दिखाने की कोशिश करें कि एक पार्ट आपका हो गया, वेन डायग्राम से दिखा रहा हूँ, ये आपका हो गया मान लो ज्ञान मीमांसा, और ये मान लीजिए आप हो गया सत्ता मीमांसा, और ये मान लीजिए आपका हो गया और एक तीसरा लीजिए इसमें तीनों में एक कॉमन पार्ट आएगा। ये मान लीजिए आपका हो गया ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, याद रखिएगा इसका इंग्लिश नाम। ये मान लो हो गया आपका सत्ता मीमांसा यानी ऑन्टोलॉजी, सत्ता मीमांसा। पहले क्या होता है, नाम भूल जाते हैं, नाम क्या रखेंगे, इसे हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी कहते हैं इसको। और ये आपका हो गया मूल्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा मान लो। अब किसी ने शोध किया, इसको कहते हैं हम लोग एक्सियोलॉजी। अब किसी ने शोध किया तो शोध में क्या ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान भी आएगा। ये जो बीच का पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट क्या है, सबके लिए कॉमन पार्ट है। ये जो बीच का पार्ट है, इस पार्ट में जो मैं शेड कर रहा हूँ, इस पार्ट में क्या है, ज्ञान मीमांसा का भी पार्ट है, मूल्य मीमांसा का भी हिस्सा है, और सत्ता मीमांसा का भी क्या है, हिस्सा है। तो जो आप शोध निकालोगे, क्या उसमें ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान भी रहेगा। उसके मोरल वैल्यूज नहीं रहेगा, अगर वो शोध अगर सही तरह से किया गया है तो उसमें मोरल वैल्यूज भी रहेगा, मूल्य मीमांसा रहेगा, और उसमें सत्ता मीमांसा रहेगा। तो तीनों का जो मिले जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट ये आपका कहलाएगा, बीच वाला जो तीनों का जो कॉमन पार्ट है, इसे कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। क्या नाम होगा इसका, ये रिसर्च मेथडोलॉजी। होप आप अब इसको समझ गए हो कि इन तीनों को मिला के हम करते हैं मेथडोलॉजी।
वेन डायग्राम से, अगर इसको समझे तो। अब हम देखो कि प्रत्यक्षवाद, जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद विज्ञान यानी कि पोस्ट पॉजिटिव, जो पोस्ट आपका जो हमने बोला कि एक को बोला हमने पॉजिटिविज्म और फिर हमने बोला पोस्ट पॉजिटिविज्म। अगर पॉजिटिविज्म की बात करेंगे तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है, प्रत्यक्षवाद यानी जो प्रत्यक्ष हम देख पा रहे हैं हमारे अपने सेंसेस के जरिए, मतलब आँखों से देखना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, इन सब चीज़ों से हम जो अपने इंद्रियों का उपयोग करके करते हुए जीभ के द्वारा हम बोलते हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म, इसे कुछ आपका कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहले क्या ये कि ये विज्ञान के द्वारा हम इसको आपका ये हम तय करते हैं, इसको कहते हैं विज्ञान नियतात्मक, यानी कि जो संबंध मिलेंगे उसका वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट प्रभाव मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अनुलोम विलोम करने से क्या तनाव कम होती है, आप आधा घंटा अनुलोम विलोम करो या कुछ लोगों से करवाओ और देखो उनके स्ट्रेस लेवल कितनी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मैंने खुद लोगों से मैंने बहुत लोगों पे देखा ये चीज़ें, और उनके सोचने की क्षमता और टॉलरेंस कैपेसिटी वगैरह खूब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। धंधों को पहले से ज़्यादा वो समझ पाते हैं या उसको हैंडल कर पाते हैं, वो योग्यता आ जाती है। तो क्या ये आपका वैज्ञानिक होना चाहिए, संबंधों का कारण और उसका स्पष्ट निवारण होना चाहिए। निवारण के लिए हम क्या करेंगे, हम जिसका जो पूरा न्यूरो आपका जो पूरा आपका एनाटॉमी का जो पार्ट है, पूरा ब्रेन का जितना भी आपका CNS PNS के बारे में हम सब कुछ हम इसको व्याख्या करते हैं कि जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो किस तरह से वो ये सब चीज़ें हमारे अंदर चेंजेस आती है। और अनुलोम विलोम लगातार आप कुछ लोगों से, जिन लोगों के पास ये तनावग्रस्त लोग होते हैं, उनका एक सैंपल ले लीजिए, जैसे 30, 40, 50 लोगों का एक आपका कलेक्शन ले लीजिए और उनका पहले CT स्कैन इत्यादि सारा चीज़ें जो मेडिकल पैरामीटर है सब कुछ आप इसको करा लीजिए। कराने के बाद उनके फिर 15 डेज तक आप लगातार उनका प्राणायाम कराइए, अनुलोम विलोम कराइए। अनुलोम विलोम कराने के बाद उसके बाद फिर से उन टेस्ट को रिपीट कीजिए और उसके बाद ऐसे 15 डेज के बाद 3 बार आपको, एक बार फर्स्ट 15 डेज, सेकंड 15 डेज, थर्ड 15 डेज, ऐसे आप 2 मंथ तक आप इसको देखिए करते हुए। आप उनके बिहेवियर को आप स्टडीज़ की जो आपका जो संबंधित जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा इसको बिहेवियर को आप स्टडी कीजिए। साथ साथ उनके ब्रेन के जो आपका जो पूरा किस तरह से उनके चीज़ों को चेंज हो रहा है, उनका पूरा CT स्कैन इत्यादि देख करके उसको रिपोर्ट को देखिए। आप पाओगे ये सब किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आती है। और इसके ज़रिए उसके बाद इनके जो टर्म्स होते हैं, अगर आप उस टर्म से फैमिलियर हो तो उस टर्म के ज़रिए आप इसको व्याख्या कर सकते हैं मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। कुछ टर्म आपको हमारे शास्त्र में मिलेंगे, कुछ टर्म्स आपको वेस्टर्न मेडिकल साइंस के जो है उसमें मिलेंगे, या कुछ टर्म्स आपको आयुर्वेद में मिलेंगे अपने अपने हिसाब से। आप चाहो तो तीनों का एक साथ कंबाइन करके या अलग अलग करके उनके साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से ये होता है, क्योंकि कुंभक लगाने के बाद कैसे चेंजेस आती है, ये सारे इसका पूरा वैज्ञानिक व्याख्या है। और हमने इसको किसी और क्लास में उसका पूरी रिकॉर्डिंग है कि हमने पूरे एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह से हमारे ब्रेन पे कैसे असर पड़ता है। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, या अगर आप खुद अगर रिसर्च करते हो तो इन सब चीज़ों को आप आप दोबारा कर सकते हो कि ऐसे आपने सैंपल लिए और 15 डेज़ के बाद उनको पूरा आप उनको देखो कि उनके साथ क्या क्या चेंजेस आती है। फिर उनका संबंधित टेस्ट वगैरह करके देखो, धीरे धीरे देखोगे उनका जो तनाव लेवल कम हो ही रहा है। उनका जो हाइपरटेंशन वगैरह में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उनका आप ब्लड प्रेशर की मशीन आजकल ऐसे मिलती है, तो उनको कराते जाओ और लगातार उनका रिकॉर्ड को मेंटेन करके देखो कि क्या ये कैसा काम करता है, कितना काम करता है। उसी तरह से अगर ये बात बोलते हो कि समुद्री नमक खाने से और सेंधा नमक अगर कोई उपयोग करता है तो सेंधा नमक से आपका जो है, अगर ये आपको लगता है कि सेंधा नमक से आपका हाइपरटेंशन कम होती है
हाई बीपी वाला आपका केसेस कम होती हैं, तो आपको इसके अगर आप प्रत्यक्ष बात से करते हो तो क्या करोगे, आप 2 ग्रुप बना सकते हो, बना करके एक ग्रुप का आप समुद्री नमक दे सकते हो 1 महीने के लिए, दूसरे ग्रुप का आप जो है सेंधा नमक दे सकते हो। उसके बाद जो उसका मेथड होती है आपका पूरा इस शोध का एक्सपेरिमेंटल इसके कई मेथड होते हैं, उसको अगर आप करते हो तो आपके पास पूरा डेटा आता है कि मेडिसिन कितने को देना पड़ा, कितने को नहीं देना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कि जिसको आप सेंधा नमक दे रहे हो उनको मेडिसिन जो हाई बीपी का जो दवाई होती है, उस दवाई के आपका जो पावर कम हो जा रही है उनका, और हो सकता है कि कुछ लोगों का दवाई बंद भी हो जाए। अगर ऐसा मिलता है तो फिर आप उसको बता सकते हो कि ये प्रामाणिक है, हम अपने इंद्रियों के द्वारा ये प्रमाण प्राप्त कर रहे हैं और ये प्रत्यक्ष बात है, और ये स्पष्टीकरण होता है कि ये वैज्ञानिक रूप से आपका विज्ञान के नियतात्मक, यानी कि ये आपका डिटर्मिनिस्टिक, अच्छा मतलब इसको आप डिटरमाइन कर पा रहे हो और उसको फिर आपको एस्टैब्लिश कर सकते हो। ये आपका वैज्ञानिक होना चाहिए, जो आपका प्रत्यक्षवाद है, यानी कि आपका जो पॉजिटिविज्म है इसके अकॉर्डिंग। फिर द्वितीय क्या होती है, सेकंड पार्ट आपको होती है ये विज्ञान यांत्रिकी, यानी कि आपका ये मैकेनिस्टिक होना चाहिए कि शोधकर्ता जो है जिसका जब ये शोध करेंगे तो उसके लिए एक अलग अलग जो तरीके होते हैं, जैसा भी मैंने बताया आपको कि अगर आप मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या हो जाता है आपका इसमें आपको संबंधित टेस्ट कराने होंगे, टेस्ट करा के देखोगे इस तरह से। तो ये भी क्या होगा, आपने यंत्र का सहारा लिया, आपने जितना आपने CT स्कैन करोगे या बाकी सब चीज़ें करोगे एक यंत्र का सहारा लोगे। तो शोधकर्ता को क्या होगा, विशिष्ट अनुसंधान विधियों के माध्यम से उसको क्या करने होते हैं, उसको प्रूफ करने होते हैं, उसको सिद्ध करने होते हैं, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको जो हाइपोथेसिस है उसको डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे, फिर हम समझाएंगे जैसे कुंभक लगाने से क्यों होती है, कि कुंभक लगाने से क्या होती है कि उस जगह हम जब चिन लॉक लगाते हैं तो एयर का क्या रोल होता है, जब एयर जा नहीं पाता ब्रेन तक तब उसमें क्या फंक्शन में क्या चेंजेस आती है, ये सब चीज़ें मैं बता के रखा हूँ, क्योंकि उसको मैं रिपीट करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। उसको आप देखना, या आप दोबारा अपने एनाटॉमी को पढ़ना अच्छे से कि कुंभक लगाने से क्यों इतनी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उसको पूरा आप इस हाइपोथेसिस को आपने डेवलप किया, आपने जो पहले से अगर कोई हाइपोथेसिस है तो उसको आप स्टडी करते हो या कोई नया चीज़ को आप डेवलप करते हो। ये आपका क्या होती है, आपका प्रत्यक्षवाद में हम इसको व्याख्या करते हैं। फिर आपका तीसरा क्या होता है, पहला क्या था आपका, ये विज्ञान के द्वारा ये आपका डिटरमाइन करने योग्य होना चाहिए, हमें करना होता है। दूसरा क्या था, ये आपका विज्ञान यांत्रिकी, यानी कि एक आपका मैकेनिस्टिक होना चाहिए। थर्ड क्या है आपका, जब आप इसको करोगे इसके ऊपर शोध, तो उसमें वैज्ञानिक विधियों का हम उपयोग करते हैं। जिस विधियों को पहले एक्सेप्ट किया गया है, जैसे मान लो एक्सपेरिमेंटल है, या आपका किसी और तरह का आपका शोध है, जैसे एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है, फिर आपका कई तरह के शोध होती है, उसमें ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अप्लाइड होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, फंडामेंटल होगा, ऐसे बहुत सारे तरह के हम इसको शोध करेंगे। तो ये शोध क्या होना चाहिए, आपका वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए हमें इसको करना चाहिए होता है। जो सैंपल आप इकट्ठा करोगे, सैंपल का आपका चूज़ करने का, सैंपल मतलब क्या होता है, जो डेटा इकट्ठा करते हो, उस डेटा को इकट्ठा करने का आपका एक तरीके होते हैं, एक विधि बताएगा जो आप आगे बढ़ोगे कि डेटा को हम कैसे हम लेते हैं। अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि हमें अगर हमें मतलब 50 लोग चाहिए जो तनावग्रस्त हैं। हम किसी अस्पताल में गए, वहाँ हमें 200 लोग मिल गए, तो 200 लोग मिल गए, हमें लेने 50 है। तो हमने क्या किया, रैंडम सबको बोले कि एक लाइन पे कैसे, मतलब जो जैसे अपनी मर्जी से एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो 200 लोग क्या हुआ, अपनी मर्जी से जो जहाँ पे जिसको जगह मिला खड़ा हो गया। उनको जगह में किसको कहाँ खड़ा होना है इसको मैंने डिसाइड नहीं किया, मेरा कोई रोल ही नहीं था कि ये हमारा प्रेफरेंस है, इसका उम्र इतनी है, इसका सोच ऐसा है तो हम इसको ऐसा रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था।
जिसको जहाँ खड़ा होना खड़े हो जाओ। तो सब अपने अपने हिसाब से खड़े हो गए 200 लोग। अब मुझे 50 लोग चाहिए, तो हमने क्या किया कि हर चौथे इंसान को मैंने अपने उसके लिए बुला लिया। 200 लोग रेडी थे मेरे एक्सपेरिमेंट में एज ए मतलब काम करने के लिए कि हमें जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से वो वर्क करेंगे। मेरे जो शोध कर रहे हैं कोऑपरेटिव, वो काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन के लिए वो रेडी है वो। तो 200 में से हमें 50 लेनी है, यानी कि हर 4 में से एक लेनी है। 200 लोग खड़े हो गए और हमने हर चौथा इंसान को ले लिया हमने। तो क्या हुआ, एक रैंडमनेस लिया। हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली उनमें से किसका लेवल कितनी ज़्यादा, अगर डिप्रेशन पर काम कर रहे हैं कितने ज़्यादा डिप्रेस है या कितने कम डिप्रेस है, या बाकी पैरामीटर क्या क्या है। तो ये एक विधि होती है। ऐसे और भी विधियाँ होती है सैंपल इकट्ठा करने के लिए। तो इन विधियों का क्या करते हैं हम, सैम्पलिंग को हम उसको सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। वैसे ही मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि सपोज करो कि किसी एक क्लास में हमने पर्टिकुलरली क्लास में गए, 10th क्लास में गए स्कूल के, और 10th क्लास में पता चला 200 बच्चे हैं। अब मुझे चाहिए 60 बच्चे पे, हमें देखना है कि 60 बच्चे कैसे परफॉर्म करते हैं किसी हमें शोध के ऊपर। तो उसमें भी हम क्या, हमने रैंडम सैंपल लिए कि अचानक हम किसी को ले लिया, या फिर इसको लाइन में खड़ा करके चौथे पाँचवें बच्चे को हटा करके, मतलब जैसे हमने एक बच्चा लिया या रोल नंबर से ले लिया हमने 200 रोल नंबर, 200 तक हमें रोल नंबर है। तो हम गए बोले कि हम रोल नंबर 1, 5, फिर इसके बाद 9, फिर 14, ऐसे हमने ले लिया हमने। तो क्या हुआ आपका, ये एक रैंडमनेस से हमने लिया। इसमें क्या कोई आपका पार्शियलिटी नहीं होता है, इसमें कोई बायसिंग नहीं होता है। तो ये जो तरीके होते हैं ये सैंपल का चूज़ करने के तरीके होते हैं। फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसका हाइपोथेसिस के बारे में हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपका, लास्ट में विज्ञान के जो अनुभव है, विज्ञान अनुभववाद, इसको कहते हैं हम लोग, एम्पिरिज्म कहते हैं इसको, इससे संबंधित होता है। यानी कि वैज्ञानिक विज्ञान का जो मूल्यांकन उसका उद्देश्य की तुलना उसके एक उसी रूप से किया जाता है, उद्देश्य की तुलना के रूप में की जाती है, जिसको हम एक मेज़र कर सकते हैं। कल हम बता रहे थे आपको कि कई चीज़ें ऐसे होती है जिसको जो एब्स्ट्रैक्ट होती है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें नहीं मिलती, लेकिन उसको हमने क्या क्या कन्वर्ट किया, किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के रूप में। जैसे कि हैप्पीनेस, आपने किसी प्रोडक्ट लिया, आपने उस प्रोडक्ट में आपको कितनी खुशी हुई, आप खुशी को मापेंगे कैसे, मेजरमेंट तो कुछ हम नहीं कर सकते। तो हम बोले रेटिंग कीजिए, 1 से 5 तक रेटिंग कीजिए। 5 आपका हाईएस्ट है। 5 हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने 5 हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो रेटिंग 1 मतलब 20% खुशीनेस, हैप्पीनेस। 2 मतलब क्या, 40% हुआ। 3 मतलब क्या हुआ, 60% हुआ। अगर आपने 0.3 दिया तो आप आधे से ज़्यादा क्या है आपका, आप हैप्पी है, मतलब बीच का है लगभग। उसके बाद अगर आपने 4 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 80%, मतलब आप बहुत खुश है। और इसका उपयोग कौन करता है, आप लोग देखते ही हो, जब हम ऑनलाइन पर कुछ सामान खरीदते हैं तो 5 में से अगर 4 पॉइंट समथिंग जो रेटिंग होती है हम उसी की तरफ जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग इससे सेटिस्फाई है, ज़्यादा उनका लेवल ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ऐसे बोले भाई आप कितना खुश हो, तो बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होता है, यो इसके हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा के रूप में इसको हम कन्वर्ट करते हैं और इसको हम मेज़र करते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है कि प्रत्यक्षवाद के जो लिमिटेशन होते हैं, जो सीमाएं होते हैं। प्रत्यक्षवाद से हम सब कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक तो ये सही है और कुछ इसके काफ़ी उपयोगिता भी है। बहुत सारे आपका अंधविश्वास भी हट जाती है और एक हमें मतलब एक निष्पक्ष दृष्टिकोण देने में मतलब हेल्प करता है, मदद करता है। लेकिन प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म में ज्ञान का एक जो वैध है, यानी कि जो आपका जो लीगल जो सोर्स है, उसके रूप के, उसके जो बेसिस पे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि जहाँ से हम नॉलेज ले रहे हैं। अब मान लो हम कॉलेज में, स्कूल में गए और किसी स्कूल में आप ऐसे भी देखोगे कि किसी स्कूल में ऐसे बनते हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आपका बहुत अच्छे रैंक करते हैं, और किसी स्कूल में ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा वो पास नहीं हो पाते। तो इसका मतलब क्या होगा कि
ज्ञान का जो एक आपका लीगल आपका एक सोर्स होना चाहिए, जो वैध सोर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से कुछ सैंपल लोगे तो ज़्यादातर सैंपल क्या होने के चांस है कि उसको ख़राब मतलब अच्छे बच्चों का नहीं मिलेगा। और जहाँ से आपका बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छे निकलते हैं, जैसे एक आपका सुपर 30 है जो बिहार में है, वहाँ क्या होता है कि 30 बच्चों को लेते हैं, उसमें से करीब करीब 26, 27, 28, 29 बच्चों का सिलेक्शन हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या देखते हो कि कितनी ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है मैक्सिमम बच्चों का हो जाने की। तो ये क्या हुआ आपका उनके अनुभव के डिपेंड करता है कि किस तरह के बच्चे को वो लेंगे। सबको तो लेते नहीं है, बच्चे को वो चुनाव करते हैं वो। तो प्रत्यक्ष बात क्या होती है आपका ज्ञान का क्या होती है, एक आपका वैध स्रोत के रूप में आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि हर तरह की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो व्यक्तियों के साथ में एक संबंध होता है, यानी कि एक आपका रिलेशन की तरह काम करता है। और इसको एक निश्चित रूप से मान सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कहते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, तो अगर इसका संबंध होता है कि अगर हम देखते हैं कि अगर 1000 कैंसर पेशेंट है, उसमें अगर 9 से 50 लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग भी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चांस होती है कि स्मोकिंग के साथ इसका कि स्मोकिंग करने से आपका कैंसर होने का चांसेस या टीबी होने का चांसेस ज़्यादा हो सकती है, अगर इसमें ज़्यादातर लोग अगर एक ही हैबिट को फॉलो करते हैं तो ये आपका क्या होगा, आपका इसके एक सीमा होती है। ये प्रत्यक्ष बात की कि ये मानता है कि एक हर व्यक्ति के बीच में एक संबंध होती है, क्योंकि 50 लोग तो ऐसा भी है ना जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको क्या कैंसर हो गया, तो वहाँ पे तो काम नहीं किया, लेकिन एक मेजॉरिटी है कि ये काम करता है। इसलिए पूरी तरह से सही नहीं होता, एक मतलब कुछ आपका एक लिमिटेशन है, इसका एक सीमा तक काम करता है। हम बहुत सी चीज़ बोलते हैं ना कि माता पिता का डीएनए जाता है बच्चों में, जैसे माता पिता का, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे माता पिता उनको सिखाएंगे, जो संस्कार देंगे, जो उनके पास एनवायरनमेंट होगा, बच्चे ये सीखेंगे। ये एक थ्योरी है, लेकिन तब भी रियल लाइफ में हमें मिलते हैं एक ही माता पिता के, एक ही एनवायरनमेंट के, एक ही सब कुछ मिलते हुए भी अगर 4 बच्चे हैं तो उनके प्रकृति में भिन्नता आती है। आप अगर देखो रावण और विभीषण, शास्त्र में देखो, दोनों ही क्या है, एक ही माता पिता के संतान तो थे, लेकिन दोनों के नेचर में क्या भिन्नता था ना, अलग था ना। तो ये भी होती है, लेकिन विज्ञान भी एक सीमा तक कह सकता है कि इसमें समानता होने के चांसेस ज़्यादा होती है। ऐसा भी नहीं कि समानता नहीं होती है। अगर माता पिता को कैंसर है तो बच्चे को, या माता पिता को अगर टीबी है तो बच्चे को टीबी होने का चांस ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उनके ना होने का, अगर माता पिता का है तो उनको नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। होने का चांस ज़्यादा है, लेकिन हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। अगर वो अपने खान पान को, बाकी सब चीज़ों को बदल ले तो शायद वो बच जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका आपका लिमिटेशन होती है। फिर आपका आता है कि प्रत्यक्ष बाद में क्या होती है, आपका ये आलोचना होती है। आलोचना मतलब क्या हुआ कि जब भी आज आपने काम किया, 100 साल, 200 साल, 400 साल बाद भी आपके काम को चैलेंज कोई कर सकता है। अगर चैलेंज कर दिया और अगर आपका काम अगर सही नहीं पाया गया तो वहाँ तक चलेगा, जिस लेवल पर जाके उसको गलत प्रूफ कर दिया जाएगा, वो चीज़ आपको ख़त्म हो जाती है। ये क्या होगा आपका, जैसे हम बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में क्या होती है, जो बातें कहते हैं कि वात पित्त कफ असंतुलित होने से सारी बीमारियां होती हैं। और हजारों साल से देखो इस थ्योरी में कोई बदलाव है ही नहीं। और वाकई में ये इसका वायलेशन में नहीं है। अगर वात पित्त कफ अगर कुपित होता है तो सच में इंसान बीमार होता है। तो कितनी ज़्यादा आपका इसमें कोई चुनौती ही नहीं है, ये सच में होता है। अगर इंसान को सही रखना है तो क्या करना चाहिए, आपका वात पित्त कफ को क्या संतुलित रखना चाहिए। लेकिन जो प्रत्यक्ष बात से जो हमें जो शोध होती है, बहुत से ऐसे दवाइयाँ होती है, बीमारी आपका इलाज होती है, जो एक बार आती है, फिर उसके बाद अगर कोई इसको अगर चैलेंज किया और वो गलत साबित हुआ
तो भी उसको बैन कर दी जाती है दवाइयों को या किसी और चीज़ को, जो भी परिणाम निकलती है उसको बैन कर, उसको अस्वीकार की जाती है। जैसे बताया था आपको कि पहले ऐसा मान्यता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लैब में बना सकते हैं। ये जे वर्जिलियस का कहना था, लोग उसको मानते भी थे। लेकिन जैसे ही प्रत्यक्षवाद से उनके ही स्टूडेंट वोलर ने लैब में, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाकर दिखा दिया, और उसके बाद हज़ारों ऐसे कंपाउंड जब बनने लग गए, अब तो लाखों करोड़ों बन चुके हैं, क्या हुआ? वो जो थ्योरी था ख़त्म हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ आपका, ये आलोचना से परे नहीं होता। प्रत्यक्ष बात क्या होती है? आलोचना हम कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। न्यूटन ने जो थ्योरी दिया है आज भी देख सकते हो कि ये आपका मान्य है कि नहीं है, ये इसका क्या है, सीमाएं हैं। कभी कभी क्या होती है, प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा की क्या करती है वो अस्वीकृति होता है। ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन होता है जिसमें हम मानते हैं कि ज्ञान का लक्ष्य केवल क्या होती है, घटनाओं का वर्णन करता है जो हम अनुभव करते हैं। कई ऐसे जगह देखा जाता है। और जो योगी जन जो बहुत उच्च लेवल के योगी होते हैं, उनके पास ऐसे सिद्धियां होते हैं जिन सिद्धियों को प्रत्यक्षवाद से सामान्य लोग उसको समझ नहीं पाते। तो उनको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि एक ही समय में एक इंसान कई जगह पे जाके कार्य करना, ये प्रत्यक्षवाद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन योग के जो आपका बहुत बड़े जो ऋषि महर्षि मुनि होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं। आप उनका कैसे कर पाते हैं उसका एक अलग विज्ञान है, योग विज्ञान। लेकिन वे प्रत्यक्षवाद में क्या करते हैं, वो उसको पाते नहीं है। वैसे ही वो उस बात को समझ ही नहीं पाते कि एक समय में एक ही इंसान इतनी जगह कैसे हो सकता है। और ऐसे ही आपका कई जगह इसका आपका वायलेशन होती है प्रत्यक्षवाद के साथ। कई ऐसे घटनाएं घटती है कि जैसे मान लो कि स्वप्न में किसी ने कुछ समझा पाया और कुछ जानकारी मिली, बाद में अगर वेरीफाई किया गया तो अगर जानकारी सही निकलती है तो प्रत्यक्षवाद उसको मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसी तरह से जो वज्र नाड़ी होती शरीर में, वो खोज नहीं पाया आज तक। वेस्टर्न मेडिकल साइंस जो है वो खोज ही नहीं पाया, तो प्रत्यक्ष तो कर नहीं पाया। अब बात यह आती है कि जब प्रत्यक्ष तो नहीं कर पाए, लेकिन तब चीज़ें हो कैसे रही है, ये भी है, उसका भी व्याख्या नहीं है। तो ये इसका क्या सीमाएं होती है कि वज्रासन करने से, वज्र नाड़ी के बारे में हमें शास्त्र में लिखी गई है, इससे पाचन क्रिया में बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। लेकिन वो दिखता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम बोलते हैं कि 72,000 नारियाँ होते हैं, नारियों का संख्या को अब वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनको दिखता नहीं, तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष बाद उसका एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर हमारे अंदर ये भी इसका भी तो व्याख्या होना चाहिए ना कि हमारी जो भावनाएं होती है वो कैसे, किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं आपस में। शरीर में हर से एक सेल के साथ करता है, अफेक्टेड होता है, खुशी में, गम में, प्यार में, हर जगह पे उसका प्रभाव पड़ता है। उसका प्रभाव पड़ने से क्या होती है, हमारा हार्मोनल शरीर में उसका भी सिक्रेशन में भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बताया गया है कि नहीं, प्रत्यक्ष बात के ऊपर भी कोई चीज़ें हैं, उसे कहा गया है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद के बाद, प्रत्यक्षवाद जब चला उसके बाद कॉलिन्स नाम के एक शोधकर्ता थे, उन्होंने बताया कि समाज शास्त्र के जो संबंध होती है, जो परंपरा जो होती है, उनको उन्होंने कई भागों में उसको क्लासिफिकेशन किए थे और उसके बारे में उन्होंने समझाए थे कि सब कुछ को आप खाली ऐसे प्रमाण खाली अपने इंद्रियों से, अपने सेंसेस से देख करके आप प्रमाणित नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं। और फिर हम यहाँ से आपको शुरू होती है पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसको हम कल पूरा करेंगे, पोस्ट पॉजिटिविज्म के।
आप सबका धन्यवाद। हम फिर 9 बजे हमारे एक और क्लास है, उसमें आप सब आएंगे। उसमें हम करेंगे योग दर्शन में हम साधन पाठ कर रहे हैं इसमें। थैंक यू सो मच।